नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बार फिर से शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक की जोड़ी, बहुत सारे दर्शक कह रहे थे व्यस्तता ज्यादा हो गई थी हम दोनों की। आपके वीडियो पे भी कमेंट आ रहे थे, मेरे वीडियो पे भी कमेंट आ रहे थे। हमारी जोड़ी कहीं गई नहीं, फिर से हम दोनों आ गए हैं और हम दोनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको दिखेंगे। और शुरुआत एक बार फिर से जहां संतोष पाठक और शिव कुमार मिश्रा आ जाए, वो शुरुआत धमाकेदार खबर से होती है। तो एक धमाकेदार खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं। और लेके क्या आए हैं कि राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा समेत आधा दर्जन नेताओं की छुट्टी होने वाली है। अब मोदी साहब की दिक्कत क्या हो गई शिव जी पता है? इससे पहले की जो सरकार थी मोदी 2.0, उसमें जो एवरेज एज था, जो मंत्रियों मंडल का जो एवरेज एज था, वो थोड़ी सी यंग कैबिनेट थी। और थोड़ी सी यंग कैबिनेट कैसी थी? जो पुराना वाला जो कैबिनेट था, उसका जो एज माना जाता था कि वो भैया 60 के आसपास है। और जो नई कैबिनेट है, इनका जो एवरेज एज आ गया है वो 62-63 के आसपास आ गया है, जिसमें 70% 66% जो मंत्री हैं वो 51 से 70 की एज के बीच में है। अब क्या है, अब तक जितने हैं जो बड़े बड़े नाम अगर आप उठा ले देंगे, तो आजादी के बाद भी जो पैदा हुए वो भी 50, 55 या 60 से पहले वाले हैं। एक दो तो आजादी से भी पहले वाले हैं। ऐसे में इन आधा दर्जन मंत्रियों की छुट्टी तय हो गई है। क्यों छुट्टी तय हो गई है? कि कॉकरोच वाले घर बैठने को तैयार नहीं है। कल करीब लाल किले के भाषण से 50 या 51 बार युवा 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 प्रधानमंत्री रटते हुए आए। तो अब उनको यंग टीम बनानी है, एक युवा चेहरा सामने रखना है, युवाओं को लुभाना है। और इसलिए राजनाथ और जेपी नड्डा समेत 6 बड़े दिग्गज नेताओं की छुट्टी होने वाली है। ये छुट्टी बड़े पैमाने पे होगी, हड़कंप मचा हुआ है। अगले कुछ घंटे, जब मैं अगले कुछ घंटे कह रहा हूं, तो ये मान लीजिए कि अगले 24 से 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात और होती है, आईएनएस के जमाने से मुझे याद है, जैसे ही कोई खबर फोड़ता हूं तो अगर सरकार तक चली जाती तो कहते कि थोड़ा ठहर जाओ। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि वो फिर ठहर जाएंगे तो बात दूसरी है। लेकिन मेरे पास जो पूरा डेटा आ गया है, उस डेटे को मैं आपके सामने रखूंगा। समस्या क्या है पता है? वन लाइनर, मोदी जी की समस्या वन लाइनर है शिव जी। वो वन लाइनर में बताना चाहते हैं कि देखो, नई भाजपा का एवरेज एज ये है, यानी मैंने युवा भाजपा बना दी है। देखो, मेरी कैबिनेट का एवरेज एज ये है। मेरी उम्र मत देखना कि मैं 76 साल का होने वाला हूं, मेरी उम्र मत देखना, एवरेज एज देखना कि मेरी कैबिनेट का एवरेज एज इतना है। तो जो एवरेज लेकर आना है आपको, तो फिर आपको नए लोगों को लाना होगा। और नए लोग तब आएंगे जब पुराने लोगों की छुट्टी होगी। एक बड़ी स्टोरी लेकर आए, हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे। एक एक करके हम तथ्यों के सामने लोगों के सामने रखेंगे, दर्शकों के सामने। 18 से 20 मिनट में हम दर्शकों से कहेंगे कि सिर्फ 18 से 20 मिनट हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर, दिलचस्प खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने लेकर आए हैं, जो अभी तक कुछ नेताओं की फाइलों में ही पड़ी हुई है। ऐलान होने वाला है कुछ घंटों में। जी शिव जी। आजकल मोदी जी एक्सपेरिमेंट करते चले जा रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया कि सारे पत्रकार, सारे कलमकार, सारे ब्रेकिंग न्यूज, सारे सूत्र धरे के धरे रह गए। अब बना तो दिया, लेकिन उसके असर को नहीं कम कर पाए। पहला ही बेअसर दिखा कि बांकीपुर चुनाव हार गए, दतिया हार गए। हालांकि बनते ही बंगाल में अपार बहुमत की सरकार बनी, तो एक बड़ी सी माला में, बड़े से गुच्छ में नजर आए साहिब के बॉस। बीते 2 दिन पहले हरियाणा में मंच पर एक सांसद ने उनकी पूरी भद्द पीट दी। भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा, क्योंकि जो सांसद थे वो 4-5 बार के सांसद थे। 3 बार से तो बीजेपी में, 14, 19 और 24। उससे पहले कांग्रेस में रह चुके थे। उनकी बेटी इस समय राज्य में मंत्री है। अब इस सब के बावजूद मोदी के सबसे खास मंत्री और उनके चहेते मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर की धज्जियां उड़ा दी। मोदी हिल गए, सोचने लगे कि अगर सब युवा ले आए तो फिर कैसे काम चलेगा। तो 2 दिन सोचा गया, जो बार बार संतोष जी कह रहे हैं कि बन लाए ना रहे, पहले आगे बढ़ते हैं, फिर शेर की तरह पीछे हटते हैं, फिर दाव मारते हैं। लेकिन इस समय सारे दाव खाली जा रहे हैं। शेर खाली रह जाता है, शिकार भाग जाता है। सीजेपी को लाए। सीजेपी ने ऐसा एक
घाव दे दिया है जो बरसों भी खत्म नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसे नासूर कह सकते हो, कैंसर कह सकते हो, लाइलाज बीमारी कह सकते हो। अब सीजेपी से दूरी बना रहे थे, तो फिर बार काउंसिल के चेयरमैन मनन मिश्रा और राज्यसभा सांसद, उन्हें लगा कि मैं ज्यादा बढ़ के मोदी जी का समर्थक हो जाऊं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भलाई ले लूं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी फिर आर्डर वापस ले लिया। अब उन पर भी छात्र रहे कि माफी मांगो। ये नया कल्चर शुरू हो गया, बस माफी मांगो, और माफी मांगते नहीं है, वो माफ कर देते हैं। अब इस माफी और माफ करने के बीच आ रही है सूची, तो किस किस का नाम काटें, किस किस को शामिल करें, मामला तो फंसा हुआ है। अब बड़ों के अगर नाम काटते हैं, मान लीजिए राजनाथ जी के साथ के सभी समूह का नाम कटता है, तो फिर नया समूह ऐड कौन होगा? क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ को अकेले जोड़ते हैं, वो शामिल करते हैं, तो फिर शिवराज सिंह से क्या कहेंगे, फिर देवेंद्र फडणवीस से क्या कहेंगे, हेमंता बिस्वा शर्मा से क्या कहेंगे? एक नहीं, फिर कई दाव। चलिए, मोहन यादव को हटा दोगे, आप पहली बार बने। भजनलाल शर्मा को हटा दोगे, आप पहली बार बने। विष्णुदेव साय को हटा दोगे, पहली बार बने। मांझी जी को उड़ीसा से हटा दोगे, पहली बार बने। लेकिन जो लगातार बनते आ रहे हैं, उनसे क्या कहोगे? अब ये मामला फिर फंस न जाए। और संतोष जी कह रहे हैं कि जब वो खबर देख लेंगे तो हो सकता है 1-2 दिन और रोक लें, क्योंकि उन्हें लगता है खबर उठ गई। बीजेपी की कार्यशैली अगर आप अब तक नहीं समझे तो समझ लीजिए, 1 मिनट में समझा देता हूं। बीजेपी पहले र्यूमर छोड़ती है, अफवाह छोड़ती है। उस अफवाह से अगर उन्हें लगता है कि हम कामयाब हो गए तो आगे बढ़ जाते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि नहीं हुए तो वो खबर वापस ले लेते हैं। यही करते हैं। कई बार आपने देखा LIC, कई बार आपने देखा नितिन गडकरी के विभाग, कई बार आपने देखा अभी बीच में UPI पर पेमेंट का जिक्र। जब फंसते हैं तो अपना वापस ले लेते हैं। और वित्त मंत्री तुम्हारी बहुत बढ़िया है, कह देती है कि हम भला चीज नहीं खाते हैं, लेकिन ये बता रहा है कि ये जो लिस्ट सामने ले आए हैं, मैं समझूंगा शिव जी इसको शिव जी, हाँ शिव जी, ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। अब भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट में, अब यहां से मैं लेफ्ट से गिनता हूं, दर्शकों को नजर आएगा, द पार्टी के बारे में पूरा है, आवर फिलोसफी और बाकी तमाम चीजें हैं। दूसरी लाइन में अगर आप चले जाएंगे तो लीडरशिप के बारे में है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तमाम नेताओं के बारे में, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, नरेंद्र मोदी, नितिन नवीन, ये जो तमाम जो प्रेसिडेंट रहे हैं। उसके बाद तीसरी लाइन में अगर आप आ जाएंगे तो मीडिया रिसोर्सेज, प्रेस रिलीज, स्पीचेस, इंटरव्यू एंड आर्टिकल्स। चौथी लाइन में अगर आप आ जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन है। और बड़ी दिलचस्प बात मैं बताऊं, ये जितने नए नए भाजपाई बने हैं ना शिव जी, उनमें से ज्यादातर लोगों ने भाजपा का संविधान ही नहीं पढ़ा है। ये बड़ी दिलचस्प बात मैं बता देता हूं आपको, संविधान ही नहीं पढ़ा है। अब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन वाली जब लिस्ट में आते हैं तो सबसे ऊपर आता है मार्गदर्शक मंडल। मार्गदर्शक मंडल में कौन कौन शामिल है ये मैं बता देता हूं। मार्गदर्शक मंडल में नरेंद्र मोदी शामिल है, आडवाणी जी शामिल है, मुरली मनोहर जोशी है और राजनाथ सिंह है। पता नहीं इसमें से 2 तो सक्रिय राजनीति में है, 2 सक्रिय राजनीति से बाहर है। एक की तबीयत खराब रहती है लाल कृष्ण आडवाणी जी की, जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए, और दूसरे मुरली मनोहर जोशी मोर्चा खोले हुए हैं, और तीसरे राजनाथ सिंह को ये लोग मार्गदर्शक मंडल में बिठाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन संभावना ऐसी बन रही है कि हो सकता है कि चौथे वाले भी यानी नरेंद्र मोदी भी आपको कुछ महीनों बाद मार्गदर्शक मंडल में बैठे हुए नजर आए, इस तरह की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है शिव जी, वो आता है पार्लियामेंट्री बोर्ड। और पार्लियामेंट्री बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का फैसला लेने वाली सबसे ताकतवर इकाई है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा वो हमें बताया जाता है ना कि विधायकों की राय लेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है। तीसरी जो है वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, जो विधानसभा और लोकसभा के उम्मीदवारों का, राज्यसभा के उम्मीदवारों का नाम तय करती है। उसके नीचे नेशनल ऑफिस बेयरर्स है, फिर नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हर 3 महीने पे होनी चाहिए। मोदी जी ने लोड ही नहीं लिया, अमित शाह जब तक रहे तब तक कुछ रेगुलर बेसिस पे, जब तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, बुलाया जाता रहा। नड्डा साहब ने लोड ही नहीं लिया, नितिन नवीन साहब तो लोड कैसे लेंगे, अभी तक नई टीम बनी नहीं, तो ये अपने ही संविधान को मानते नहीं। अब आ जाइए छुट्टी कहां होनी है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकतवर इकाई भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड है, और इस संसदीय बोर्ड में यह तय होना है कि योगी आदित्यनाथ अब आएंगे या नहीं आएंगे। इस संसदीय बोर्ड में यह तय हो चुका है कि राजनाथ और जेपी नड्डा जाएंगे। आपने जो तमाम मुख्यमंत्रियों की बात की, देवेंद्र फडणवीस आज की तारीख में केंद्रीय चुनाव समिति के मेंबर हैं, लेकिन
शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी ये मुख्यमंत्री रहते हुए संसदीय बोर्ड के मेंबर हुआ करते थे, सबसे ताकतवर इकाई के। आज कोई मुख्यमंत्री उस संसदीय बोर्ड का मेंबर नहीं है। योगी आदित्यनाथ के साथ यह तय हुआ था कि योगी आदित्यनाथ संसदीय बोर्ड के मेंबर बनेंगे, लेकिन यह तय हुआ था राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के सामने आने से पहले। उसके बाद जिस तरह से वो कांड आया, जिस तरह से एक नहीं दो दो राज्यपालों ने मोर्चा खोल दिया, एक तो गुजरात की मुख्यमंत्री रही, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और एक गोरखपुर की धरती से आने वाले जो दक्षिण भारत के राज्यपाल हैं आजकल, वो भी एक तरह से मोर्चा खोलते हुए नजर आए। फिर योगी ने कहा कुर्सी कल चली जाए तो आज चली जाए, तो अब स्थितियां बदल गई है, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठेगा वो लोकसभा उम्मीदवार में भूमिका निभाएगा। वो पूछेगा कि इसको क्यों टिकट दे रहे हो, इसको क्यों काट रहे हो। यही गलती तो सुषमा स्वराज ने कर दी थी नरेंद्र मोदी से पूछ के, जब वो संसदीय बोर्ड की मेंबर हुआ करती थी, और फिर क्या कैसे हुआ हम और आप सभी जानते हैं। अब इसका मैं एज बता देता हूं। दिक्कत क्या है, अब तक जो इसमें सबसे युवा संसदीय बोर्ड में जो सबसे युवा है वो नए वाले अध्यक्ष जो है वो नितिन नवीन है। इसके बाद 75, 75, 61, 65, 83, 63, 66, 73, 61, 80, एक भी इसमें 60 साल से नीचे का मेंबर नहीं है संसदीय बोर्ड में। और आपको एवरेज लेके आना है, 46 साल का तो चलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया, एवरेज आपको चूंकि वन लाइनर चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, जैन जी को बताना है कि हमने एक युवा टीम दे दी है, और राजनीति में 55 साल का युवा नेता होता है, आप ये मान लीजिए। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक लिखा था सोशल मीडिया पे, लोगों ने कहा 55 साल के कैसे युवा हो सकते हैं। मैंने कहा राजनीति में युवा होते हैं, 55 से 60 साल के युवा होते हैं। नितिन नवीन को आप बालक कह सकते हैं क्योंकि वो 46 साल से। आपको एवरेज जो लाना है, जो टारगेट ये था कि हमें अब संसदीय बोर्ड की एवरेज एज जो है वो 56-57 के आसपास लानी है, मतलब 60 से ऊपर नहीं जानी है। तो बचेंगे कौन, अब मैं जरा नाम बता देता हूं। नितिन नवीन 23 मई 1980 को पैदा हुए, 46 साल की उम्र है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसलिए बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदीय बोर्ड के मुखिया होंगे। हालांकि बीजेपी ने टेक्निकल तौर पर यह नहीं देखा है, क्योंकि राजनाथ सिंह को जब शामिल किया गया था तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी मार्गदर्शक मंडल में होना चाहिए, इनको शामिल नहीं किया गया है। दूसरे नंबर पर आते हैं नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने 25 साल का खाका तैयार कर दिया। कल लाल किले से जो झूठ की खेती की है कि 2047 और ये सब जो विश्व गुरु, इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ, 75 प्लस हो गए हैं। इस साल सितंबर में ये 76 साल के हो जाएंगे। ये तब तक इनकी छुट्टी संसदीय बोर्ड से नहीं होगी, चूंकि ये सरकार के मुखिया हैं। ये जब तक सरकार के मुखिया रहेंगे तब तक संसदीय बोर्ड के सदस्य बने रहेंगे। तो एवरेज स्पीड फिर बढ़ गई, क्योंकि 46 और 76 जोड़ लीजिए, तो इसका मतलब है कि फिर नीचे वालों में आपको काटना पड़ेगा। मैं बता देता हूं, राजनाथ सिंह 75 साल के हो गए हैं। राजनाथ सिंह पिछले महीने ही 75 साल के हो गए हैं, संसदीय बोर्ड से इनकी छुट्टी होने जा रही है। अमित शाह 61 साल के हैं, लेकिन अमित शाह, अगर कोई कामराज टाइप का कोई प्लान आएगा तभी कुछ हो सकता है। अमित शाह इस संसदीय बोर्ड के मेंबर बने रहेंगे। जेपी नड्डा 65 साल के हो गए, अभी उनकी तबीयत खराब है, भगवान उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करे। जेपी नड्डा साहब 65 साल के हो गए हैं, अब संसदीय बोर्ड में वो सदस्य नहीं रहेंगे। हो सकता है कि मंत्रिमंडल से भी छुट्टी हो जाए, कहीं गवर्नर बनाकर उनको भेजा जा सकता है। हालांकि मंत्रिमंडल को लेकर अभी तक पुख्ता खबर मेरे पास नहीं है कि नड्डा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। संसदीय बोर्ड से वो जा रहे हैं, ये तय मानकर चल लीजिए। और इस बीजेपी की टीम में आजादी से पहले पैदा होने वाले एक व्यक्ति है, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। बीएस येदियुरप्पा की उम्र हो गई है, ये आजादी से पहले पैदा हुए थे 1943 में, 83 साल की उम्र हो गई। इनकी विदाई तय है। अब इनकी विदाई का एक फॉर्मूला तय हो रहा है कि अगर ये विदा होंगे तो फिर कर्नाटक से कौन आएगा जो यंग एज का होगा, इस पे नजर बनाए रखनी होगी। असम के मुख्यमंत्री रह चुके अभी केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ये भी 63 साल के हैं, यानी अमित शाह से 2 साल बड़े हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट से मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ का भी पेज फंस रहा है, और योगी आदित्यनाथ को माइनस करके किसी भी मुख्यमंत्री को संसदीय बोर्ड का मेंबर बीजेपी नहीं बना सकती है। हंगामा खड़ा कर देंगे योगी आदित्यनाथ, संभाले नहीं संभलेगा। तो अगर ये हिमंता बिस्व शर्मा को संसदीय बोर्ड का मेंबर बनाएंगे, वो उसी सूरत में होगा जब योगी आदित्यनाथ भी बनेंगे। तो अगर हिमंता बिस्व शर्मा संसदीय बोर्ड के मेंबर बनते हैं तो सर्बानंद सोनोवाल की छुट्टी होगी या नहीं होगी। उस फॉर्मूले पे चूंकि योगी पे पेज फंस गया है, योगी पे शायद हो सकता है कि एक राउंड दोबारा बातचीत हो, आज देर शाम हो सकता है। ऑफ द रिकॉर्ड मोदी भागवत में के बीच में कुछ बातचीत हो, या दोनों के बीच में जो बैकडोर चैनल है उस बैकडोर चैनल के जरिए एक बातचीत हो। योगी का फैसला होना है कि वो संसदीय बोर्ड के मेंबर बनेंगे या नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री रहते हुए। दिल्ली आने का भी उनका तय नहीं है, वो दिल्ली में मंत्री बनकर आने को फिलहाल तैयार नहीं है। संसदीय बोर्ड का फैसला करना पड़ेगा। डॉक्टर के लक्ष्मण 66 साल के हैं, लेकिन चूंकि दक्षिण भारत की राजनीति को साधना है, सक्रिय हैं अभी ये,
सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहते हैं, तो के लक्ष्मण जो है वो इसमें बने रहेंगे। एक 73 साल के इकबाल सिंह लालपुरा है, पंजाब से आते हैं। अब पंजाब में विधानसभा चुनाव है, लेकिन इसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि इनकी छुट्टी हो सकती है और इसके जगह पर किसी और पंजाबी चेहरे को संसदीय बोर्ड में जगह दी जाएगी। सुधा यादव 61 साल की है। सुधा यादव संसदीय बोर्ड की मेंबर बनी रह सकती हैं, या अगर संसदीय बोर्ड की मेंबर से उनको हटाया जाएगा तो दो सूरत है, मैं बता देता हूं। एक तो उनके बेटे को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा में रहे हुए हैं। चूंकि जो बीजेपी की जो नेशनल मीडिया टीम है, अनिल बलूनी और संजय मयूख वाली, उस टीम में भी ओबीसी चेहरे को सामने अगर रखना हो तो इनके बेटे को जिम्मेदारी दी जा सकती है। उस सूरत में सुधा यादव को संसदीय बोर्ड से निकाला जा सकता है। लेकिन चूंकि एक मेंबर को आपको रखना है, एक दलित और एक मेंबर को आपको रखना है, तो मतलब महिला मेंबर को आपको रखना है, तो फिर एक नई महिला मेंबर ढूंढी जाएगी। उसमें एक दूसरा पेज फंस गया है। अभी मैंने कुछ दिन पहले स्टोरी करी थी, स्मृति ईरानी और वरुण गांधी, इन दोनों के बारे में यह तय हुआ था कि संगठन में इनको बड़ी भूमिका दी जाएगी, महासचिव बनाया जाएगा और स्मृति ईरानी संसदीय बोर्ड की मेंबर भी बन सकती है, ये सुधा यादव की जगह पे आ सकती है। लेकिन अब क्या हो गया, जैसे इस सेशन में राहुल गांधी ने सीधे अमित शाह को हेड ऑन कर दिया है। अब क्या हो रहा है कि पूरी लड़ाई राहुल वर्सेस मोदी और शाह हो गई है। राहुल उस नैरेटिव से कट नहीं पा रहे, तो राहुल वर्सेस शाह की लड़ाई से शाह थोड़े से असहज हो गए। अब राहुल गांधी को काउंटर कौन कर सकता है, और इससे भी बड़ी बात कि योगी आदित्यनाथ को भी काउंटर कौन कर सकता है, ये दो तरफा सोचिए। तो अब ये सोचा कि और कैबिनेट की एज भी हमें आपको नीचे लेकर आनी है, एवरेज एज नीचे लेकर आनी है। तो ये हुआ कि स्मृति ईरानी और वरुण गांधी को क्या कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है? स्मृति ईरानी एक पंथ कई कहा जा सकते हैं, और मैं बता देता हूं, संगठन में अगर वो लाया जाता तो वो महिला संसदीय बोर्ड की मेंबर और ये सब चीजें हो जाती। लेकिन चूंकि अब राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ और आरएसएस, इन तीनों से लड़ना है, उसमें स्मृति ईरानी एक बड़ा हथियार हो सकती है। इसलिए उसमें थोड़ा सा पेच फंस गया है। स्मृति ईरानी को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल करके शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि पिछली बार उनको हटाया गया था शिक्षा मंत्रालय से तो आरएसएस की शिकायत के आधार पर हटाया गया। तो अब अगर वो शिक्षा मंत्री बनती हैं, तो एक तो मंत्री के तौर पर लोकसभा राज्यसभा उनको भेजना पड़ेगा, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में जाएगी, और फिर आपको लोकसभा में राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी और राज्यसभा में सोनिया गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी का माहौल बनता हुआ नजर आएगा। क्योंकि लोकसभा में स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी को जिस तरह से ललकारा था, वो कोई भूल नहीं पा रहा है। तो स्मृति ईरानी गांधी परिवार को भी टैकल कर सकती है, स्मृति ईरानी आरएसएस को भी टैकल कर सकती है, शिक्षा मंत्रालय में उनके दखल को भी कम कर सकती है, क्योंकि बदनामी बहुत हो रही है और यूनिवर्सिटी और बाकी चीजों। और तीसरी चीज, स्मृति ईरानी ने बोला नहीं है, लेकिन दिमाग में है कि अगर अमेठी में प्रशासन ने, यानी योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने साथ दिया होता, तो वो राहुल गांधी के सहायक से अमेठी का चुनाव बुरी तरह से नहीं हारा। तो उसको भी बैलेंस किया जाएगा। और दूसरा वरुण गांधी, वरुण गांधी, गांधी जो सरनेम है ना, उसकी अपनी एक अलग, आप कितना भी गरिया लीजिए शिव जी, उसको आप खारिज नहीं कर सकते। अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी भी नहीं लड़ सकते, उनको भी गांधी परिवार से लड़ने के लिए मेनका गांधी और वरुण गांधी को लाना पड़ा, महासचिव बनाना पड़ा, राष्ट्रीय महासचिव। पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी देनी पड़ी। बहुत से कम दर्शकों को पता होगा, वरुण गांधी यंगेस्ट, सबसे युवा महासचिव थे जब वो बने थे भारतीय जनता पार्टी में, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य का प्रभारी बनाया था। वो तो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, वो भी यूपी के। मैं न्यूज एक्सप्रेस में था, एक बड़ी दिलचस्प घटना हुई, मेरी थोड़ी सी बकझक हुई थी उस समय वरुण गांधी से, लेकिन वो चूंकि घटना पुरानी होगी तो छोड़ देते हैं। वो मुख्यमंत्री नहीं बने, उसके बाद चाप दिया उन्होंने योगी आदित्यनाथ को और मोदी को। लगातार योगी को चिट्ठियां, गन्ने की एमएसपी पे लो, वो जो अजय मिश्रा टेनी के जो बच्चे पे आरोप लगा था कि वो किसानों को कुचल दिया, उस पर चिट्ठियां, इतनी चिट्ठियां वो लिखते रह गए, इतने बयानबाजी वो देते रह गए कि उनको टिकट ही कट गया और उनकी माताजी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल दिया गया। अब वरुण गांधी को सामने लाने का मतलब होगा कि एक तरफ आप गांधी वर्सेस गांधी को लड़ाने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ वरुण गांधी योगी आदित्यनाथ को चिढ़ाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आप समझ लीजिए, जो भी व्यक्ति योगी आदित्यनाथ को चिढ़ाता है वो शाह को बहुत अच्छा लगता है। तो वो जो है, वो वरुण और स्मृति का फैसला होना है, वो भी शायद आज देर रात तक हो जाए। कल जो फाइनल लिस्ट आनी है, और अगले हैं सत्यनारायण जटिया। माफ कीजिएगा, ये दो हैं जो आजादी से पहले पैदा हुए थे। एक तो बीएस येदियुरप्पा साहब थे और दूसरे सत्यनारायण जटिया जी थे। 80 साल के हैं, कवि हैं, मध्य प्रदेश की धरती से आते हैं, अटल जी के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे हैं। इनकी भी संसदीय बोर्ड से छुट्टी होने वाली है। और एक प्लस में ऐड कर देता हूं, हालांकि उस पर मैं बाद में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। एक ऐड कर देता हूं, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वसुंधरा राजे सिंधिया,
73 साल की हो गई है, उनकी भी इस नई लिस्ट में छुट्टी होने वाली है। अगले 24 से 48 घंटे में नितिन नवीन की नई टीम, इन दिग्गज नेताओं की विदाई और उसके बाद कैबिनेट की एक नई लिस्ट तैयार होनी है। उसमें से भी कई दिग्गज नेताओं और मंत्रियों की विदाई होनी है। शिव जी, ये बड़ी विस्तृत जानकारी है और दर्शक इसे देखें और समझें। वीडियो को लाइक शेयर भी करना ना भूलें, क्योंकि ये खबर बड़ी महत्वपूर्ण है, किस किस की विदाई, और फिर बाद में आप तय कीजिए। हम लोग अक्सर खबरें जो करते हैं वो सटीक बैठती हैं, तो इस खबर को भी आप देखिए, समझिए। हो सकता है कि लिस्ट आज की जगह कल, कल की जगह परसों हो सकती है, लेकिन लिस्ट तो एक दिन आनी है। टीम बन नहीं पा रही है और टीम बनने का वक्त आ गया है। अब संसद चल गई, लाल किले से भाषण भी हो गया, दिमागी नक्सल भी आ गया सामने। अब कौन सा नक्सल रह गया है, वो उसे कौन से नक्सल से काटेंगे, इस पर तैयारी है। तो उसी नक्सल के रोकने के लिए कौन कौन बनेंगे टीम में नए कर्णधार। उम्मीद है कि जो पुराने राष्ट्रीय महासचिव हैं उनमें से लगभग ज्यादातर लोगों की छुट्टी हो जाएगी। नितिन नवीन की अगर टीम में स्थान बना सकते हैं तो एक बार तावड़े जी बने रह सकते हैं, और भी एक दो नाम है जो रह सकते हैं। कुछ लोग अब अंतर्ध्यान होंगे राष्ट्रीय टीम से और उन्हें अलग अलग प्रभार दिए जाएंगे। तो देखते हैं, नई टीम का इंतजार करते हैं। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। संतोष जी ने समय दिया, इसके लिए संतोष जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव जी, सिर्फ एक लाइन, जब इस पे चर्चा हो रही थी मेरी कल देर रात एक बड़े दिग्गज नेता से, तो उन्होंने कहा कि बताइए, एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कॉकरोच का जिक्र किया तो कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। अब मोदी जी लाल किले से दिमागी नक्सल कह चुके, ऐसा ना हो कोई दिमागी नक्सल पार्टी बन जाए और अगले कुछ दिनों में आ जाए, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब मुसीबत में आती है ना, मुसीबत आती है तो जबान लड़खड़ाने लगती है, जैसे कल मोदी साहब की लड़खड़ा रही थी। टीपी पता नहीं ढंग से काम कर पा रहा था या नहीं कर पा रहा था, आंकड़े गलत सलत बोलते हुए नजर आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात, एक नेता को जो सच बोलना चाहिए, लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी सच बोलते हुए नजर नहीं आ रहे थे। यूपी में एक स्कूल ढह गया जिसमें एक बच्चे की भी शायद मौत हो गई है। अगर आजादी के इतने सालों बाद भी ये हालत है स्कूलों की बिल्डिंग की, तो उस राज्य के मुख्यमंत्री को और देश के प्रधानमंत्री को ये कहने का हक नहीं है कि हम ताकतवर बन चुके हैं। चौथी, पांचवी, छठी इकोनॉमी, ये शिगुफा छोड़ना बंद कीजिए, ये जुमला छोड़ना बंद कीजिए। फ्री कोचिंग कोई नहीं चाहता आपसे, आप फ्री शिक्षा दे दीजिए, फ्री स्वास्थ्य दे दीजिए, बाकी बच्चे और बाकी अभिभावक खुद कर लेंगे। ये फ्री का जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है, एक आखिरी लाइन सिर्फ यूज करूंगा, क्या वक्त आ गया है कि इस देश की इकोनॉमिक पॉलिसी को 360 डिग्री बदला जाए। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल शिव जी, और शिव जी ने भी तमाम चीजें अपने साथ रखी है। तमाम दर्शकों से कहेंगे कि कमेंट करके हमसे जरूर जुड़े और इजाजत दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद।